एक कागज का टुकड़ा जो किसी ने आपको चेक के फॉर्म में दिया है, अगर वो बाउंस हो जाए तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है और डबल अमाउंट तक का भी फाइन हो सकता है। और जिसने दिया है, साबित करने का बोझ भी उसी आदमी पर होता है, यानी सामने वाले पे ही होता है। मैं एडवोकेट शशांक झा आप सबका लीगल संवाद में स्वागत करता हूं और मेरे साथ है बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, फैमिली के मैटर्स हो, चाहे सिविल सूट हो, सर को बहुत महारत हासिल है। मेरे साथ गेस्ट हैं एडवोकेट सुंदर सिंह सर जी। स्वागत है आपका लीगल संवाद में सर। नमस्कार शशांक जी। नमस्ते सर। मैं सुंदर सिंह एडवोकेट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 20 सालों से प्रैक्टिस में हूं। मैंने सिविल के बहुत सारे मैटर्स किए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बहुत सारे मैंने मैटर्स किए हैं। जी सर। फिलहाल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल हूँ और जी सर। हरियाणा स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भी मैं पैनल काउंसिल हूँ। जी सर। स्वागत है आपका लीगल संवाद में। तो सर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और आपने देखा है, हमने फील करा है कि सबसे ज्यादा जो जिला अदालतों में मैटर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं। सबसे बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं है क्या करना है। तो मैं सबसे बेसिक से शुरुआत करता हूं सर। चेक बाउंस होते ही क्या तुरंत वो क्राइम बन जाता है या कहानी कुछ और है? नहीं शशांक जी, देखिए, चेक बाउंस होते ही वो कभी भी क्राइम नहीं बनता। किसी भी चेक बाउंस का क्राइम बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपने वो चेक किसी लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी के तहत दिया था। जैसे हम सिक्योरिटी का चेक कई बार देते हैं, सिक्योरिटी जी का चेक कभी भी आपकी लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी नहीं है। जी तो सर। वो अगर सिक्योरिटी का चेक कोई मिसयूज करता है और उसको अपने प्रेजेंट करता है अपने बैंक में, तो वो जी सर। कभी भी चेक बाउंस का केस नहीं बनता। अगर सर किसी का चेक बाउंस होता है तो उसे फर्स्ट स्टेप से लेकर नेक्स्ट स्टेप तक क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है, जी आपके पास बैंक से एक मैसेज आता है कि जी आपने जो चेक प्रेजेंट किया था वो चेक बाउंस हो गया। सबसे पहले आप बैंक से चेक रिटर्न मेमो लीजिए। जी जी सर। तो सर एक प्रैक्टिकल सवाल और है कि अगर चेक देने वाले ने ही चालाकी कर रखी है, बैंक को बोल रखा है स्टॉप पेमेंट कर दो, या फिर अकाउंट ही उसका बंद है, अब इनसफिशिएंट रीजन वाला रीजन भी नहीं हो सकता, तो क्या केस बन सकता है इस केस में? चेक बिल्कुल, लगाई नहीं है, स्टॉप पेमेंट हो देखिए गई है सर, शशांक जी, अकाउंट बंद हो कभी गया है, भी फिर क्या होगा सर? आपने चेक प्रेजेंट किया। जी सर। जी, जी आपने चेक प्रेजेंट किया, इनसफिशिएंट अमाउंट के अलावा और भी अलग-अलग तरह का रीज़न हो सकता है चेक डिसऑनर होने का। उसमें अकाउंट क्लोज़ भी हो सकता है, उसमें रेफर टू कंज्यूमर भी हो सकता है, उसमें इसके अलावा स्टॉप पेमेंट भी हो सकता है। एवरी केस जितने हमने डिस्कस किए, इसके अलावा और भी केसेस इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं। जी अगर किसी भी कारण से आपका चेक बाउंस हुआ है, तो वो लीगली चेक बाउंस माना जाएगा जी जी। और आप 138 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो सर केस कहाँ फाइल होगा? मतलब मेरी सिटी में होगा जिसका केस चेक बाउंस हुआ है, या उसकी सिटी में होगा जिसने चेक दिया है? जी जुडिक्शन जी। हमेशा कंप्लेनेंट के बैंक के अकॉर्डिंग होती है। जहां कंप्लेनेंट ने जिस जुरिडिक्शन में कंप्लेंट का बैंक सिचुएटेड है, वहीं आपका केस फाइल हो, कंप्लेंट आप वहीं फाइल कर सकते हैं। और सर बिजनेस वालों का तो एक कॉमन सिनेरियो है कि एक साल में 5 से 6 पोस्ट डेटेड चेक मिलते हैं, सारे बाउंस हो गए। क्या हर चेक बाउंस पे अलग-अलग केस बनेगा या फिर एक ही बनेगा सर? देखिए, हर एक जब भी एक चेक बाउंस जब होता है, उसका एक जी, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। यानी जी, हर एक चेक का अलग से एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो जी, हर एक चेक का आप अलग-अलग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी सर। अब सर कितने लोगों का ये भी पूछना होता है कि चेक कंपनी ने दिया है, और कंपनी तो एक लीगल पर्सन है, तो लीगल ऐसे पर्सन। में जेल किसे होगी सर? हाँ जी। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो जेल की प्रावधान की बात करता है। देखिए, एज़ पर कंपनी एक्ट, कंपनी के डायरेक्टर्स लायबल होते हैं। जिस डायरेक्टर ने साइन किया है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर इस केस में लायबल होंगे। क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी बनती है और कंपनी के बिहाफ पर जिस डायरेक्टर ने उस चेक को साइन करके आपको दिया है, जी सर। वो उसमें पार्टी रहेगा। आप मैनेजिंग डायरेक्टर को पार्टी बनाओगे, आप कंपनी को पार्टी बनाओगे। और इस केस में एमडी और डायरेक्टर जिसने साइन किया, यानी साइनिंग अथॉरिटी, वो अक्यूज
एज एन अक्यूज उनको आप पार्टी बनाओगे उस केस में, और उन्हीं को सजाओगे अगर वो पेमेंट आपकी नहीं करते हैं तो। चेक बाउंस होता है, ऐसे हम केस देखते हैं। और सर आपको तो इससे बहुत एक्सपीरियंस है। आप देखते हैं लोग सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। मिनिमम अगर आप देखा जाए तो 5 साल लगते हैं चेक बाउंस के केस में, जबकि कानून में समरी ट्रायल लिखा है, स्पीडी जस्टिस की बात होती है। तो ग्राउंड पे इतनी देरी क्यों है सर, और इसकी क्या रेमेडी हो सकती है? देखो, सरकार, कोर्ट ये चाहती है कि इस तरह के केसेस जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, ताकि एक स्पीडी ट्रायल करके जल्दी न्याय दिया जा सके। जी सर। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जैसे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत सारी कंप्लेंट होने के कारण एक कोर्ट पर ओवरबर्डन कंप्लेंट्स है। इस वजह से भी कई बार देरी होती है। कई बार क्या है कि एडवोकेट्स बार-बार डेट्स माँग लेते हैं, एडजर्नमेंट्स की वजह से देरी हो जाती है। जी सर। तो हर केस में कभी भी एक ही रीज़न देरी के लिए नहीं होता। अलग-अलग केस में देरी के रीज़न्स अलग-अलग होते हैं। जी सर। तो एक दूसरा पक्ष भी है सर, कितनी बार ऐसा होता है कि आदमी ने सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिया था, लेकिन उसका चेक मिसयूज कर लिया गया। अब उसके लिए क्या रास्ते हैं सर? क्योंकि प्रिजम्पशन भी आप देखें तो दूसरी तरफ ही आता है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। जी, बिल्कुल सही कहते हैं। प्रिजम्पशन हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कंप्लेनेंट के फेवर में होता है। जी लेकिन सर। इसको रिवर्ट कर सकते हैं हम। अगर जब हमारे पास कोई लीगल नोटिस आता है, उस लीगल नोटिस में सबसे पहले हम देखें कि जो चेक नंबर का नोटिस हमारे पास आया है, क्या वो चेक नंबर सही है? हम डेट चेक करेंगे चेक की, क्या डेट सही है? फिर अमाउंट चेक करेंगे, क्या अमाउंट सही है? क्या वास्तव में हमारी देनदारी बनती थी, या हमने चेक, जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था। तो सिक्योरिटी के तौर पर अगर हमने चेक दिया था, तो हमारी लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी नहीं बनती। जब हमारी देनदारी नहीं है, तो कोई भी कोर्ट हमें फोर्स नहीं कर सकती। एज़ पर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपकी लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी होना ज़रूरी है। तो आप उसका डिफेंस कर सकते हो, आपके पास डिफेंस है। जो प्रिजम्पशन एक्ट ने प्रोवाइड की कंप्लेनेंट को, तो उसको आप रिबट कर सकते हैं। एक्यूज का एक और प्रैक्टिकल सवाल है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि मान लीजिए गलती हो गई और वो पैसा भी देना चाहे, तो क्या बीच में ही मामला खत्म हो सकता है, या फिर नेगोशिएबल का बिल्कुल, मतलब जेल पक्की है सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी आपने देखा होगा कि राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सज़ा हो गई, जी जेल हो सर। गई, जी, जी सर। और राजपाल यादव अंदर चले गए। लेकिन जितने समय की जेल हुई थी, उससे पहले वो बाहर आ गए। कैसे बाहर आए? यानी ये इस केस को, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इस ऑफेंस को हम कभी भी कंपाउंड कर सकते हैं, अलग-अलग स्टेज पर कर सकते हैं। जब आपके पास लीगल नोटिस आया फर्स्ट स्टेज, तब ये है कि उसने आपको 15 दिन का टाइम दिया कि मैं आपको लीगल नोटिस मैंने आपको भेजा, आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए। आप वहाँ 15 दिन में पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप उससे टाइम गेन कर सकते हैं। अगर आपने चेक दिया और आपके पास अभी पेमेंट करने की एक पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप उससे टाइम ले सकते हैं। अगर वो टाइम 1 महीने से ज़्यादा है, तो वो मजबूर है कि उसको आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल ही करनी पड़ेगी। जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है, कोर्ट में केस चला गया, तो कोर्ट में भी आप किसी भी स्टेज पर पेमेंट कर सकते हैं, जब तक कोर्ट आपके केस को डिसाइड ना करे। इवन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, वो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि आप ट्रायल के स्टेज पर कंपाउंड कर सकते हैं। अगर ट्रायल के स्टेज पर आपने पेमेंट कर दी, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पर कोर्ट नहीं लगाएगी। जो एक्चुअल पेमेंट है वो आप करके इसको कंपाउंड कर सकते हैं। उसके बाद अपील की स्टेज पर भी आप इसको कंपाउंड कर सकते हैं। वहाँ आपको लगभग 7.5% की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। जी। तो बहुत सारी स्टेजेज़ हैं, अलग-अलग स्टेज पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सर आजकल सब यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। किसी ने डेट जो है वो यूपीआई की पेमेंट में दिया है, और जब यूपीआई पेमेंट वापस आनी थी तो वो फेल हो गई। यानी ऑनलाइन उधार दिया गया था, वो वापस नहीं आया है। क्या ऐसे केस में कोई उधार वापस लेने का तरीका है? क्या नेगोशिएबल इस पे लगेगा सर? जी। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ 3 ही इंस्ट्रूमेंट्स वैलिड है। जनरली 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें मेन इंस्ट्रूमेंट चेक है, जी सर। दूसरा बैंकर्स चेक है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और भी है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन यूपीआई से आपने पेमेंट की और वो पेमेंट आपकी वापस नहीं आती है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू नहीं होता। उसमें आप सिविल रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल रिकवरी सूट के तहत आप अपनी पेमेंट उससे रिकवर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का है सर, चेक बाउंस की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है?
चेक बाउंस होने के विदिन 30 डेज हमें लीगल नोटिस भेजना होता है। अगर हमने 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस नहीं भेजा तो हमारा केस खत्म। जी सर। और नोटिस देना भूल गए तो और 30 डेज निकल गए तो केस क्या वापस गया सर? नहीं, उसमें दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, कोई भी चेक 3 कैलेंडर मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अगर हमारे पास टाइम है, उस चेक को दोबारा प्रेजेंट करके दोबारा कोर्ट ऑफ एक्शन राइज कर सकते हैं, तो लीगल नोटिस भेजने का हमारे पास अगेन एक मौका मिल जाएगा हमें। चेक बाउंस हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्या चीटिंग का केस भी लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए चीटिंग के केस के लिए आपको इंटेंशन प्रूव करना होता है। अगर शुरू से उसकी इंटेंशन ऐसी थी कि वो आपके साथ चीटिंग ही करना चाहता था, आपकी पेमेंट को वो वापस ही नहीं करना चाहता था, उस केस में ही केवल चीटिंग का केस लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही जाना पड़ेगा। दोस्त को चेक दिया था गिफ्ट के तौर पर, बाउंस हुआ, क्या केस बनेगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी नहीं होती है, तब तक केस नहीं बन सकता। और कोई भी गिफ्ट या सिक्योरिटी चेक लीगली इनफोर्सेबल लायबिलिटी के तहत नहीं आता, इसलिए कोई केस नहीं बनता। एक्यूज्ड बार-बार तारीख लग रही है और आता ही नहीं है, ऐसे केस में? पहले कोर्ट नोटिस करती है, नोटिस पे नहीं आता बेलेबल वारंट जारी होते हैं, बेलेबल वारंट पे भी नहीं आता, नॉन बेलेबल वारंट जारी होते हैं। नॉन बेलेबल वारंट पे भी कई बार अक्यूज़ पेश नहीं होता, फिर उसके खिलाफ और रेमेडीज़ अवेलेबल होती है, तो कोर्ट उसके खिलाफ और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेती है। जिस तरीके से आम लोग चेक को ऐसे सिक्योरिटी देते हैं, क्या उन्हें देना चाहिए? नहीं, कभी भी हम चेक इश्यू करते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बिना किसी देनदारी के हमें चेक नहीं देना चाहिए। अगर हम सिक्योरिटी में चेक दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमें हमारे पास कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इस शानदार संवाद के लिए। और दोस्तों आगे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, सर के साथ मिलेंगे। आगे के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करिए।